हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई नो यू आर डूइंग वेल। मुझे पता है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में बेस्ट होंगे। तो आज मैं जो भारत का अफवाह प्रतिरूप है, जियोग्राफी का चैप्टर है, वो करवा रही हूँ। अफवाह प्रतिरूप, ऐसे ये क्लास 9 में भी जो है ये चैप्टर है अफवाह प्रतिरूप। तो जो 9-10 के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि अफवाह प्रतिरूप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, क्योंकि अफवाह प्रतिरूप में जैसे कि पैटर्न्स, नदी का जो पैटर्न है वो पूछ लेता है, उसकी जो लेंथ है, कौन सी नदी का ज़्यादा है, कौन सी नदी ज़्यादा जल लेके आती है। तो इस तरह से तो मैं उस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद मैं उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बोलोगे तो मैं करवा दूँगी। एट फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि देखिए, अफवाह प्रतिरूप, अफवाह प्रतिरूप से तात्पर्य क्या होता है? ये बहते हुए जल, नदी अपवहन तंत्र यानी रिवर एंड ड्रेन सिस्टम से है। किसी क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है अपनी सहायक और अपहृत नदियों समेत जो अपवाह प्रतिरूप उपस्थित करती है उसे हम नदी प्रणाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? नदी प्रणाली। तो मतलब जैसे कि किसी भी अपवाह प्रतिरूप में नदी प्रणाली क्या है वो जानना भी ज़रूरी हो जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि नदी जो है जिधर भूमि की ढाल है ना, भूमि की ढाल पाती है उधर बहने लगती है। अगर भूमि का ढाल सपोज ऐसे है तो नदी ऐसे ही गिरेगी, है ना, ऐसे नहीं हो जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? अनुगामी। अनुगामी कहते हैं, जिसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, नदी कहते हैं। भारत की जो अधिकतर नदी है, मैं आपको बता दूं, अगर पूछ भी सकता है, वो क्या है? अनुगामी है। ठीक है। और यहाँ ऐसी भी नदियाँ हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं, बल्कि घाटी निर्माण करते हुए पुरानी चट्टानों, मतलब वो निर्माण ढाल के, कुछ नदी ऐसी है जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती है, ठीक है, और वो घाटी निर्माण करती हुई पुरानी चट्टानों पर क्या हो जाती है? आरोपित हो चुकी है, पुरानी चट्टानों को काटने में लगी हुई है, जो चट्टान है उसको वो काटती रहती है। ठीक। चंबल और सोन ऐसी ही अध्यारोपित नदी है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो नदी होती है वो ढाल के अनुरूप बहती है, लेकिन कुछ नदियां हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती। तो जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी कहते हैं। ठीक है। अब अध्यारोपित में, रिवर में आपको एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, अध्यारोपित में आपको सिंधु, है ना, अभी मैंने आपको बताया, सॉरी, चंबल और सोन जो है क्या है? चंबल और सोन वो अध्यारोपित नदी है ना। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, चंबल और सोन क्या है? अध्यारोपित नदी है। भारत में ऐसी भी नदियां हैं जो पहाड़ के आर पार बहती है। अगर सपोज दैट यहाँ पहाड़ है तो वो आर पार होके बीचों बीच बहती है। अभी अगर मैं ऐसी नदियों की बात करूँ आपसे, तो ऐसी नदियों में जैसे बोल सकता है कि कौन सी वो नदी है, तो भारत की ऐसी नदी में आपकी जो पहाड़ों को मतलब आर पार करती है, उन पहाड़ों को निर्माण के पूर्व से बहती आ रही है, वो है सिंधु, सतलज और कोसी। क्या है? सिंधु और सतलज, कोसी जो है ये नदी क्या है? ये पहाड़ों के निर्माण के पूर्व से बहती हुई आ रही है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पूर्वगामी। ठीक, जो मतलब पहले का के अनुसार चल रही है उसको हम पूर्वगामी कहते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया अनुगामी क्या है, अध्यारोपित क्या है, और पूर्वगामी नदी क्या है। ऐसी नदियाँ जो मतलब पहले से, पूर्व से बहती हुई आ रही है पहले से, उसको हम पूर्वगामी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर। ओके। और नदियों की ये दो प्रणालियाँ ढाल के असंबंध और अनुगामी हैं। क्या है? असंबंध है और अनुगामी है। तो आपको मैंने पैटर्न दिखाया, अब मैं आपको पैटर्न का पिक्चर दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको जाके दिखा रही हूँ। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है, ये इसको है क्या है? ये वृक्षाकार, जालीनुमा और अड़िये, जिसको केंद्र त्यागी कहते हैं। ठीक है। तो इसके सिवा इसको और भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है अपवाह प्रतिरूप। तो जो क्या होता है ना, अनुगामी नदियों के विभिन्न प्रारूप यानी पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिनमें 3 प्रमुख है। वृक्षाकार प्रारूप है ना, जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, जालीनुमा प्रारूप और अड़िये प्रारूप। देखिए इसमें है ना अड़िये प्रारूप, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें केंद्र त्यागी प्रारूप जो होता है, जो मैंने आपको दिखाया, जिसकी अनेक क्या होती है, सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं और प्रशाखाओं के सदृश हुआ करती है। गोदावरी, कृष्णा आदि का प्रारूप ऐसा ही है ना। यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे कि ये ध्रुमाकृति अपवाह प्रारूप है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है, मुख्य धारा है, ठीक। ये देखिए मुख्य धारा है, और इससे जो निकल रही है ये उसकी क्या हो गई, सहायक नदी हो गई, है ना। इसको ध्रुमाकृति भी बोलते हैं, और हम लोग क्या बोल देंगे, इसको वृक्षाकार भी बोलेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जालीनुमा अपवाह। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा, अब ये जो है ये क्या है, अवरोधक शैल कटक है बीच बीच में, है ना। यहाँ पे शैल कटक है, यहाँ नदी बह रही है, फिर यहाँ अलग हो गई है, तो इसको हम जालीनुमा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये है आयताकार, ठीक है, आयताकार अपवाह। ये देखिए ये मुख्य नदी है, और ये उसकी सहायक नदी है, जो एक इधर से गई हुई है और एक इधर गई हुई है। तो ये देखिए एक आयत के समान बोलते हैं ना, आमने सामने, तो ये आयताकार हो गया। मेनली जो इम्पोर्टेंट है 3, वो ये 3 है, ध्रुमाकृति, जालीनुमा और अड़िये अपवाह। अड़िये अपवाह ये देखिए ये मध्य शिखर है, ठीक है। और क्या हो रही है, यहाँ से नदियाँ जो हैं वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, चली गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अड़िये, ये इसको केंद्र त्यागी बोलते हैं। मतलब देखिए केंद्र को त्याग के बाहर जा रहा है, इसलिए इसको केंद्र त्यागी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर जा रही है, इसलिए इसको हम केंद्र त्यागी कहते हैं। और हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो बोल रहा है कि प्रवाह क्षेत्र मैंने बताया, नदी द्रोणी, नदी बेसिन और जो जल संग्रह क्षेत्र होता है उसको प्रवाह क्षेत्र को ही कहते हैं। दो नदी द्रोणी को जो अलग करने वाली या भी दो नदी द्रोणी है, ठीक है, उसको जो अलग कर रही है, ये दो नदी द्रोणी है, ठीक है, उसको जो अलग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे जल विभाजक, उसको वाटर शेड कहते हैं, ठीक है, वाटर शेड कहते हैं। दिल्ली की जो उच्च भूमि सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दिल्ली की उच्च भूमि, किसकी, दिल्ली की, दिल्ली की उच्च भूमि किसको करती है, सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी अगर जल विभाजक का उदाहरण आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली की उच्च भूमि जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट है प्रमुख जल विभाजक है। पश्चिमी घाट जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ जो पश्चिमी घाट है वो जल विभाजक का प्रमुख जल विभाजक है। विंध्य की उच्च भूमि भी महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करती है, जो विंध्य की उच्च भूमि है। तो ये था अपवाह पैटर्न जो मैंने अच्छी तरह से आपको बताया। अब भारत की नदियों को देखते हैं, ठीक है। भारत की जो नदियाँ हैं वो मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई है। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो देखिए जो और 2 भागों में बटी है, और 2 अलग अलग सागरों में जाके, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर है अरब सागर। तो कुछ नदियाँ क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, और कुछ नदियाँ अरब सागर में आके गिरती है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वो मतलब किन चीज़ों का निर्माण करते हुए चलती हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगी हिमालय की नदियाँ, है ना। तो सिंधु, आप देख पा रहे हो, सिंधु,
गंगा, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। किधर से निकलती है? हिमालय से। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं एक बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें क्या हो जाती है? मिलती है। और क्या होती है? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को हम नदी तंत्र कहते हैं। अगर कोई नदी बह रही है और उसकी सहायक तंत्र अलग अलग भागों में बटी तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नदी तंत्र। क्या कहेंगे? नदी तंत्र। तो मैं आपको पिक्चर में लेके चलती हूँ। ये देखिए आप, गंगा, सिंधु, बड़े करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए आप, यहाँ देख पा रहे हैं गंगा कहाँ से निकल रही है। सबसे पहले ये रही सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी है, देखिए यहाँ पे क्या है? भूलर झील है, सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदी में क्या होगी? झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलुज नदी है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं गंगा। तो जानते हैं कि गंगा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ये रही गंगा नदी, ठीक है। ये है गंगा नदी और गंगा नदी से इसकी जो सहायक नदी है देख सक रहे हैं आप, गंडक, घाघरा, शारदा नदी, है ना, यमुना, बेतवा, सिंधु, सतलुज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है ये क्या आएगी? पूर्ववती नदी के उदाहरण में आते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए ज्यों ज्यों हिमालय उभरता गया, उत्थान प्राप्त करता गया, तो ये नदी क्या हुआ? अपने प्रवाह मार्ग को काटती गई और अपनी घाटी क्या करती गई? गहरी करती गई। ये नदियाँ अपनी घाटी को ये क्या करती गई? गहरी करती गई। और ये नदियाँ अपने मार्ग को काटती गई। हिमालय में नदियों का जो है, नदियों के भी आकार के गहरे खड्डे और गार्ज इस बात के प्रमाण है। तो आप जानते हैं ये हिमालय, आप देख रहे हैं ये हिमालय क्षेत्र है ये पूरा। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? गार्ज। और मैं बताइए आपको, भी आकार की घाटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और इसका प्रमाण है कि पर्वत निर्माण के समय नदियों का सतत कटाव जारी रहा। सिंधु नदी के गिलगिट के निकट 5100 मीटर गहरी घाटी, कोसी की सहायक नदी अरुणा ने हिमालय की तीनों समानांतर श्रेणियों को काटकर 1800 से 3600 गहरे खड्डे का निर्माण किया। इन नदी घाटी के पहाड़ी पार्श्वों में विभिन्न ऊंचाइयों पर नदी सोपान और नदी वेदिकाएं, रिवर टेरेस भी मिलती हैं। आप देखिए यहाँ जो नदी है, देखो यहाँ जो नदी है इसमें क्या मिलता है? नदी वेदिकाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो है हिमालय की नदियों में मार्ग परिवर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं। यह नदी क्या करती है? अपने मार्ग को बदल देती है, जिसको चेंज ऑफ कोर्स कहते हैं। इनमें सबसे रोचक कहानी तो आपको पता है किसका है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सांगपो है यहाँ पे। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का है। आप सिंधु तो इधर है, आपको मैं दिखाया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इनमें सबसे क्या रोचक कहानी है? जो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार असम के उत्तरी पूर्वी भाग में, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आ रही है तो यहाँ पे असम के पास में, ठीक है। असम के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और इस नदी का पहला डेल्टा वहाँ बताया जाता है जहाँ आज नैनीताल नगर बसा हुआ है। और दूसरा डेल्टा कहाँ पर है? पाकिस्तान स्थित अटक में है, ठीक है। तो दूसरा जो है बिल्कुल पाकिस्तान स्थित अटक में है और तीसरा डेल्टा कराची के निकट है। कालांतर में इस नदी का पश्चिम तोर भाग जो है सिंधु के रूप में क्या हुआ? सिंधु के रूप में निकट है। सिंधु के रूप में पूर्वी भाग और ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के रूप में अलग हो गया। पश्चिम में एक भाग सतलुज के रूप में प्रवाहित होने लगा, ठीक है। तो एक भाग कहाँ चला गया? देखिए सतलुज में, देखिए ये रहा सतलुज नदी, एक भाग सतलुज नदी में हो गया।
तो ये रोचक कहानियाँ हैं। भूगर्भ शास्त्री के अनुसार बोल रहा है सतलुज और यमुना नदियाँ पहले राजस्थान से होकर बहती थी। क्या बोला जाता है, जो यमुना है और सतलुज है ये कहाँ से बहती थी, राजस्थान से। बोल रहा है कि राजस्थान से बहती थी, लेकिन अभी तो है नहीं। पुराणों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है जो अब लुप्त हो चुका है। राजस्थान में घाघर की शुष्क घाटी लुप्त सरस्वती का मार्ग है। सतलुज ने अपना मार्ग बदलकर 13वीं सदी में ब्यास से संबंध जोड़ लिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और सतलुज और व्यास नदियाँ चेनाब नदी से मिलकर सिंधु नदी में मिल गई। आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे कैसे मिली हुई है, ये रहा चेनाब नदियाँ। ठीक है, ये चेनाब नदी क्या हुआ है, मिल गई है। इसी तरह कोशी नदी ने पिछले 2-3 सदियों में अपना मार्ग 50 किलोमीटर पश्चिम हटा लिया है। कोशी नदी जो बिहार की शोक नदी कही जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये रही कोसी नदी। देखिए यहाँ ये है कोशी नदी, इसको बिहार की शोक कहा जाता है। तो इसने भी अपना मार्ग क्या किया है, मार्ग में परिवर्तन किया है, अपना मार्ग बदल ली है। गंगा की मुख्य धारा भी बदल गई है। 200 वर्ष पूर्व यह भागीरथी एवं हुगली से होकर बहती थी, अब यह पद्मा से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण, अब जिसको रिवर कैप्चर बोलते हैं, भी होता रहता है। गंगा की जो उत्तरी सहायक नदी ने मुख्य हिमालय श्रेणियों से कितनी ही छोटी नदियों का अपहरण कर लिया है। गंगा की जो देख पा रहे हैं आप, क्या किया है, उसको बिल्कुल अपहरण करना मतलब उसको बिल्कुल लुप्त कर देती है। ठीक है, गंगा की पुरानी सहायक नदी तीस्ता अब ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायिका बन गई है। ठीक है, तो यहाँ दिखाते हैं, तीस्ता जो है वो किसकी बन गई है, ब्रह्मपुत्र की सहायिका भी बन गई है। स्वयं ब्रह्मपुत्र नदी पहले मेघना नदी से मिलती थी और गंगा ब्रह्मपुत्र की धाराएं एक दूसरे से काफी दूर थी, पर भू संचलन के फलस्वरूप क्या हुआ है, ब्रह्मपुत्र जो है वो पश्चिम की ओर बढ़कर गंगा में मिल गई है। तो ये पश्चिम की ओर मिलकर देखिए गंगा में मिल गई है और मिलकर बांग्लादेश से होते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भू संचरण के फलस्वरूप क्या हुआ है, ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर बहकर गंगा में मिल गई और ब्रह्मपुत्र ने तिब्बत की सांगपो नदी का अपहरण किया है। यह तिब्बत ऊपर में है, यहाँ की जो सांगपो नदी है इसका क्या किया है, अपहरण किया है। ये आप देख पा रहे हो सांगपो नदी, इसका अपहरण करके आगे चलकर क्या बोल रहा है, सांगपो का अपहरण कर लिया है और वर्तमान ब्रह्मपुत्र का जो रूप धारण कर लिया है। हो सकता है कि आगे चलकर अरुणा नदी शीर्ष कटाव द्वारा सांगपो का अपहरण कर ले। ठीक है, तो क्या है, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ये क्या होती है ना, हमेशा हिमछादित होती हैं। आप जानते हो हिमालय में बर्फ़ बारिश होती रहती है, जिसके कारण ये हमेशा हिमछादित रहती है और हिमछादित होने के कारण इससे जल की बहुत अधिक मात्रा में जलापूर्ति होती है और जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो क्या होती है, उसको जल का कभी भी अभाव नहीं होता। ठीक है, और उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, बाढ़ आती है। लेकिन वहीं हम चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आप जानते हो कि उधर क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ता है। ठीक है, और उतना मात्रा में जल नहीं मिलता तो उधर सूखा पड़ता है और एक तरफ क्या होती है कि बाढ़ की परिस्थिति हो जाती है। हिमालय की नदियाँ क्या हो रही है, अपरदन के अतिरिक्त ये निक्षेपण भी करती है। तो निक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो कि जो गंगा नदी क्या करती है, अपने साथ जो मलबे लाती हैं उसको छोड़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भूमि जो है बिल्कुल उपजाऊ हो जाती है और धीरे धीरे ये उपजाऊ भूमि बढ़ती ही जा रही है क्योंकि वो अपने मार्ग को परिवर्तित करती जा रही है और वो वहाँ पे जो जलोढ़ पंख जो है ये छोड़ते जाती है और वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, कृषि किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो उदाहरण में आप सुंदरवन का डेल्टा देख सकते हैं। गंगा का डेल्टा जिसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, वो क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हिमालय की तराई में नदियों के निक्षेपण के असीम बहुत ज़्यादा जो है हिमालय की तराई में वहाँ भी मिलता है, वहाँ जलोढ़ पंख के कारण होता है। ठीक है, तो वर्तमान में प्रवाह दिशा को ध्यान में रखते हुए हिमालय नदी को 3 भागों में देख सकते हैं ना। आप पहले आप सिंधु की प्रणाली देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गंगा की प्रणाली। तो मैंने अभी गंगा की प्रणाली आपको मोटा मोटी बताया। ठीक है, कौन कौन सी नदी उसमें बहती है, सिंधु का भी उधर बताया। उसके बाद है क्या,
गंगा, सिंधु और क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली। तो मैं उसमें अभी और आगे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली भी बता देती हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि अगर इस चैप्टर को मैं अगर बहुत अच्छी तरह से आपको हर पॉइंट को लेके चलूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो मैं नेक्स्ट आपको अभी चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको। तो अब हम लोग सिंधु की जो प्रणाली की नदियाँ जो है, सिंधु प्रणाली की, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपका जो है ये सिंधु है, और ये सिंधु जो है इसकी प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनमें सतलुज, ब्यास है ना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम प्रमुख है। ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। किधर बह रही है ये दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और सिंधु से मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। आप देख पा रहे हैं कैसे ये सिंधु से मिलकर क्या हो रही है, अरब सागर में ये नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, अरब सागर में। ये आके लास्ट में क्या हो रही है, अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु का उद्गम हिमालय के पार मानसरोवर झील है। इसका उद्गम क्या है सिंधु का, तो यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील है। ये जो है ये सिंधु का उद्गम क्षेत्र है। ये पूछेगा आपका। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी गिलगिट के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ पे दक्षिण की ओर कहाँ मुड़ती है, गिलगिट की ओर मुड़ जाती है। आज ये पाकिस्तान की सर्व प्रमुख नदी है। तो आपसे जैसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान की सर्व प्रमुख नदी क्या है, ठीक है, पाकिस्तान का तो सिंधु हो जाएगा। इनकी जो सहायक नदी है, ठीक है, इनकी सहायक नदी में सिर्फ ब्यास ही है जो पूर्ण रूप से क्या है, भारत की सीमा में बहती है। बाकी सभी नदी जो है वो पाकिस्तान के सीमा में बहती है। शेष नदियां सिर्फ ऊपरी धारा में ही भारत में है, ठीक है। ऊपरी धारा में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ऊपरी धारा में क्या हो रहा है, ये ऊपरी धारा में क्या है, ये भारत में है, लेकिन बाकी जाके गिरती है, ठीक है। निचली धारा पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो निचली सतलुज नदी जो है वो तिब्बत के 4,500 मीटर की ऊंचाई से चलकर क्या हो रहा है, सिपकिला दर्रे को हिमालय में पार करती हुई पंजाब के मैदान में उतरती है। जो सिपकिला दर्रा है, ठीक है, यहाँ पे इससे पार करते हुए ये गिरती है। जो कौन सी नदी, सतलुज नदी, ये सतलुज नदी है, आप इसमें देख पा रहे हो, ठीक है। तो सतलुज नदी पर ही जो है भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण करा गया है। तो आप जानते हो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बहुत ही पूछा जाता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये इसका जो हो जाएगा वो सतलुज नदी हो जाएगा। और प्राचीन काल के भारत में सतलुज को क्या बोलते थे, सतलुज को प्राचीन काल में सताद्रु कहते थे। ब्यास को बिपाशा, रावी को इरावती, जैसे पूछ सकता है प्राचीन काल में क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे, ब्यास को विपाशा कहते थे और रावी को इरावती, चेनाब को चंद्रभागा। तो चेनाब चंद्रभागा मिलता जुलता है तो वो आराम से याद रह जाएगा। और झेलम का नाम बिताशा था, क्या था, झेलम का नाम बिताशा, विताशा, एक मिनट, हाँ, बिताशा था झेलम का नाम। तो इन सब का उद्गम हिमालय का क्या है, हिमच्छादित प्रदेश है। तो अब हम लोग देख लेते हैं गंगा प्रणाली की नदी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें आप जानते हो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, बताया भी अभी, कि इसमें यमुना, ठीक है, इसमें क्या है, ये गंगा है, ये गंगा है। तो आप देख ही पा रहे हो, इसमें घाघरा, सरयू, गंडक, केन, बेतवा, चंबल, यमुना, ठीक है, सोन, ठीक, ये सभी नदी क्या है, जो है कोसी, महानंदा उत्तर के पर्वतीय भाग से, तथा चंबल जो है केनवा, चंबल, केन, सोन, ये सब क्या है, दक्षिणी पठार से निकलती हुई नदियां हैं। ये सहायक नदी गंगा में मिलकर अपना जल पूर्व की ओर ले जाती है। तो किधर लेके जा रही है अपना जल को, देखिए ये पूर्व की ओर, पूर्व आप जानते हो इधर पूर्व है, तो ये पूर्व की ओर लेके आती है और अंत में ये बंगाल का खाड़ी है और यहाँ पे अपने जल को वो क्या करती है, गिरा देती है।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी है वो कोशी नदी है। क्या है? ये कोशी नदी है। तो कोशी सबसे सहायक नदी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे अधिक जल प्रवाह इसी में मिलता है, अगर सबसे अधिक देखें तो आप देख रहे हो गंगा जो है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। ठीक है, तो ये गंगोत्री हिमनद से कैसे क्वेश्चन कर सकता है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय की गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये भारत की क्या है? सर्व प्रमुख नदी है। क्या है? गंगा है। भागीरथी और अलकनंदा दो शीर्ष नदियाँ जो है, तो भागीरथी और अलकनंदा दो शीर्ष नदी है जो क्रमशः गंगोत्री हिमनद से, गोमुख स्थान से और अलकापुरी से हिमनद से निकलती है। किससे निकलती है? अलकापुरी से निकलती है। ठीक है, तो ये जो नदी है ये देव प्रयाग में मिलकर गंगा नाम पाती है। तो कहाँ पे ये गंगा नाम पाती है? यहाँ पे देव प्रयाग है। देव प्रयाग में आकर इसको मिलता है। हरिद्वार के पास यह पहाड़ से नीचे उतरती है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। कहाँ से? देखिए यमुना आके कहाँ से मिल जाती है? यहाँ पे आके ये यमुना से मिल जाती है। हुगली इसी की एक शाखा है जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि हुगली इसकी सहायक है और यहाँ पे जो है क्या है? कलकत्ता शहर है ना। भारत की कुल लंबाई जो गंगा की भारत में गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2510 किलोमीटर। इस प्रणाली में समानांतर अपवाह प्रारूप को देखने को मिलता है। कौन सा अपवाह प्रारूप है? समानांतर। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र की। तो जैसे कि यहीं पर है ना, इसमें ब्रह्मपुत्र सर्वप्रधान है। यहाँ मानसरोवर झील के समीप से निकल उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारत का उत्तर पूर्व है और यहाँ जो है वो आती है, यहाँ से आकर गिरती है। तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ सांगपो लिखा हुआ है, ये सांगपो नाम से जानी जाती है। नामचा बारवा शिखर जो है, ये नामचा बारवा शिखर यहाँ पे है। इसकी लंबाई आपका 7757 मीटर के निकट है और ये 5500 मीटर गाढ़ या गहरी घाटी जिसको डिहंग महाखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिहंग। तो यहाँ पे वो खंड डिहंग खंड महाखंड का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम घाटी में उतरती है। यहाँ पर असम घाटी है और ये उतरती है। पश्चिम में बहती हुई ये ग्वालपाड़ा के निकट दक्षिण मुड़कर गंगा का क्या हो जाती है? गंगा की धारा मेघना में मिल जाती है। जब गंगा की धारा से ये यहाँ पे आके मिल जाती है तो इसको मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछेगा आपको, गंगा की धारा से मिलती है तो क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहेंगे? मेघना कहते हैं। ठीक है, जब गंगा की धारा से मिल जाती है तो। और कुल लंबाई इसका कितना है? 2900 किलोमीटर। ओके, इसकी सहायक नदी में तीस्ता, तो आप देख पा रहे हो क्या है इसकी सहायक नदी? तीस्ता है, सुबनसिरी जिसको स्वर्णश्री कहते हैं, भरेली, मानस, संकोच, डिवंग, लोहित, धनसिरी, कपिली ये प्रमुख है। और ब्रह्मपुत्र पश्चिम फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना। देखिए पहले पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जो उत्तरी भाग है उसको जमुना, मध्य भाग को पद्मा। तो देखिए जब ये बांग्लादेश में, आप जानते हो यहाँ बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम क्या है? देखिए बढ़ जा रहा है। क्या क्या हो जा रहा है? उत्तरी भाग में हम इसको जमुना कहेंगे, उत्तरी भाग में जमुना। ठीक है, मध्य भाग में पद्मा और दक्षिण भाग में मेघना। क्या कहेंगे? मेघना। दक्षिण भाग में मेघना। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी किंतु 1787 में क्या हुआ था? बाढ़ के बाद ये एकाएक पूर्व की ओर मुड़ी और ब्रह्मपुत्र में मिल गई। ब्रह्मपुत्र क्या होता है? भीषण बाढ़ एवं भूमि कटाव के कारण कुख्यात है। डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र के किनारे पर स्थित है। भारी वर्षा जल पाने और कीचड़ बालू की अधिकता के कारण ब्रह्मपुत्र की जो है कई धाराओं में बढ़ गई है, जिसे गुम्फित होना कहते हैं। इस गुम्फित नदी में असंख्य नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो है माजुली द्वीप वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखिए जो माजुली द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र की जो द्वीप है जिसका नाम है माजुली, तो माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, क्या नाम है? माजुली। ये
माजुली। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मैंने आपको जो है आज हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ थी उसके बारे में आपको बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 में मैं पश्चिम भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 जब अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप मेरे चैनल का नाम मत भूलना, जियो एजुकेशन गुरु है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आप इसको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।